नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस में परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। इस सीरीज में हम आपको क्लास 10 साइंस के चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे। तो पहले हम फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बता रहे हैं, फिर केमिस्ट्री के और फिर बायोलॉजी के। दोस्तों इसलिए आप कॉपी और पेन लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आप सभी का सक्सेस प्लेस में। आज का पहला सवाल है हमारा परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में पहला जो सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो पदार्थ है वो लेंस बनाने के उपयोग नहीं हो सकता। दोस्तों ये एनसीईआरटी का पहला सवाल है और इसमें जो 4 ऑप्शंस है, पहला जल, दूसरा जो है हमारा कांच, तीसरा जो है हमारा प्लास्टिक और चौथा जो ऑप्शन है वो है मिट्टी। दोस्तों जो पारदर्शी पदार्थ होते हैं उससे लेंस बनाया जा सकता है। तो जल पारदर्शी है तो जल से हम लेंस बना सकते हैं। जैसे हमारा वर्षा का बूंद जो है एक जल का बना हुआ है, जो कि हमारा एक लेंस का काम करता है। दूसरा कांच, कांच तो सब दिन पढ़े कि हम कांच के लेंस का उपयोग करते हैं। और तीसरा प्लास्टिक का भी लेंस हम बना सकते हैं, वैसे प्लास्टिक जो कि पारदर्शी है। तो इसका जो सही आंसर है कि जिससे हम नहीं बना सकते हैं लेंस, वो है मिट्टी। तो मिट्टी हमारा अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए इससे हम लेंस को नहीं बना सकते हैं। तो सही आंसर आ गया 1 का डी नंबर। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है और इस वीडियो पे हम आपसे उम्मीद करते हैं 1000 लाइक्स का। इस वीडियो में हमारा उम्मीद जो है आपसे 1000 लाइक्स का, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर उन स्टूडेंट के पास पहुंच सके जो कि क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों बता दें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी बीम का, बीम मतलब वस्तु, बीम मतलब वस्तु, तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है तथा बीम से बड़ा पाया गया। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। दोस्तों बता दें, जो अवतल दर्पण है हमारा, इसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है। तो इसमें जो हम फोकस के अंदर वस्तु को रखते हैं, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं वस्तु को, तो हमें अवतल दर्पण द्वारा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब, साथ ही साथ सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वस्तु कहाँ रखते हैं, फोकस के अंदर, या कहें ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये ध्रुव और फोकस के बीच का स्थान है। यहाँ जब हम वस्तु को रखेंगे, इसके द्वारा बड़ा, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है हमारा। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये गलत है। दूसरा है हमारा वक्रता केंद्र पर, यह भी गलत है। तीसरा है वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र से बाहर, यह भी गलत है। चौथा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ये सही आंसर है कि हमारा अवतल दर्पण आभासी, सीधा और वस्तु से, मतलब बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु हमारा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो। अगला है हमारा, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को, मतलब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। उत्तल लेंस के सामने बताना है कि वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कहाँ रखना है। जब हम किसी उत्तल लेंस में फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उत्तल लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के समान आकार का होता है। तो ये हमारा फोकस हो गया, ये फोकस का दोगुना दूरी 2f हो गया हमारा। इसी 2f पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसके द्वारा जो लेंस के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर आकार का। अगर हम 2f से बाहर रखते हैं, 2f से बाहर, तो जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा आकार का। और 2f के अंदर जहां भी रखेंगे, 2f के अंदर, तो हमारा जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु से बड़ा होता है। बस कंडीशन यही है कि फोकस के अंदर रख देंगे तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और फोकस के बाहर कहीं पे भी रहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लिया जाए, पहला है लेंस के मुख्य फोकस पर, तो यह गलत है। दूसरा है हमारा फोकस दोगुनी दूरी पर, तो यही हमारा सही आंसर है। तो 3 का जो सही आंसर आ गया बी नंबर, 3 का जो सही आंसर आ गया वो है बी नंबर। अगला है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस
दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण है उसका भी फोकस माइनस में, और गोलीय लेंस है उसका भी फोकस माइनस में। तो दर्पण तथा लेंस संभव है। दोस्तों बता दें कि जो अवतल दर्पण होते हैं उसका फोकस माइनस में होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस निगेटिव, और लेंस जो है उसमें हमारा अवतल लेंस का फोकस निगेटिव। तो दर्पण में अवतल दर्पण का और लेंस में अवतल लेंस का, ये दोनों का फोकस जो है हमेशा निगेटिव में होता है। तो फोकस दिया हुआ है हमारा कि -15 सेंटीमीटर है, मतलब निगेटिव में है। तो देख लीजिए अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो पहला है कि दोनों अवतल है, दूसरा है ऑप्शन बी नंबर दोनों उत्तल है, तीसरा है कि दर्पण अवतल है, दर्पण जो हमारा अवतल है तथा लेंस उत्तल है, चौथा ऑप्शन है कि दर्पण उत्तल है और तथा लेंस अवतल है। नहीं, दोनों का दोनों अवतल है। तो सही आंसर है ए नंबर। तो 4 का सही आंसर आ गया हमारा ए नंबर। तो 4 का सही आंसर आ गया हमारा ए नंबर कि दोनों का दोनों दर्पण और लेंस दोनों अवतल है। अगला है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, मतलब वैसा कौन सा दर्पण है जिसमें आप कहीं भी खड़ा हो तो उसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। कह रहा वह दर्पण, देखिए एक समतल दर्पण में आप कहीं भी खड़ा होइएगा तो आपका जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, समान आकार का बनेगा। और दूसरा है कि उत्तल दर्पण में भी आप कहीं पे खड़ा होंगे आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। तो दो दर्पण है, एक समतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो एक हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण, दोनों में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो देख लीजिए केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, और चौथा ऑप्शन है या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। सही आंसर है हमारा डी नंबर, या तो दर्पण समतल होगा या उत्तल होगा, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आपको बताना है का शब्दकोश है उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। तो पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, तीसरा है हमारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और चौथा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। जो शक्ति होता है वो उसके फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस लेंस का फोकस जितना कम उसकी शक्ति उतना ही अधिक, तो वो मतलब हमारी शब्दकोश का उतना ही अधिक आवर्धन करेगा और हमें पढ़ने में उतनी ही अधिक सुविधा होगी। तो 5 सेंटीमीटर सबसे छोटा फोकस दूरी है हमारा जो ऑप्शन दिया है उसमें। और उत्तल लेंस का उपयोग इसलिए करेंगे कि जब हम उत्तल लेंस के फोकस के अंदर वस्तु को रखेंगे, मतलब शब्दकोश को रखेंगे, उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब हमारा शब्दकोश का आकार बड़ा हो जाएगा, छोटे छोटे शब्दकोश को तब पढ़ने में हमें सुविधा होगी। जबकि अवतल लेंस का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा। इसीलिए 6 का जो सही आंसर आ गया वो है सी नंबर। 6 का सही आंसर आ गया सी नंबर। अगला है 7 नंबर सवाल, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है और साथ साथ बड़ा प्रतिबिंब भी बनना चाहिए, तब हम दाढ़ी बनाने में सुविधा होगी। तो वो है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर हम फोकस के अंदर वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, तो हमें दाढ़ी बनाने में सुविधा होगी। तो पहला ऑप्शन है दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखना पड़ेगा, दूसरा है दर्पण के वक्ता केंद्र के बाहर, तीसरा है दर्पण के वक्ता के और मुख्य फोकस के बीच, चौथा है दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो सही आंसर है हमारा 7 का घ नंबर। सही आंसर है कि 7 का घ नंबर दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखना पड़ेगा हमको वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। दोस्तों अगला सवाल है 8वां नंबर, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अदीप्त वस्तु, तीसरा आत्मदीप्त वस्तु, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है हमारा वो है ग नंबर, कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। अगला है 9वां नंबर सवाल, प्रकाश की किरणें गमन करती है, पहली सीधी रेखा में, दूसरी टेढ़ी रेखा में, तीसरी किसी भी दिशा में, और चौथा उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि प्रकाश जो गमन करती है वो है सीधी रेखा में। तो सही आंसर है 9 का क नंबर।
तो सही आंसर है 9 का क नंबर की प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला है 10वां नंबर सवाल, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला है वास्तविक होता है, दूसरा है काल्पनिक होता है, तीसरा कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और चौथा है औंधा हुआ होता है। तो सही आंसर है कि हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है 11वां नंबर सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीधा होता है, यही सही आंसर हमारा है। तो 11 का क नंबर ही हमारा सही आंसर है। अगला है 12 नंबर सवाल, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वैसा एक ही दर्पण है जो कि हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो है अवतल दर्पण। यह काल्पनिक बनाता है जब हम वस्तु को फोकस के अंदर रखते हैं। तो आंसर हो गया हमारा वो अवतल दर्पण से। तो वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो है अवतल दर्पण से। तो सही आंसर आ गया 12 का क नंबर। तो सही आंसर आ गया 12 का क नंबर, अवतल दर्पण से। अगला है 13 नंबर सवाल, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या की। देखिए फोकस दूरी जो होता है हमारा, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप पढ़े हुए होंगे कि जो हमारा फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F बराबर R/2। या आप पढ़ेंगे उल्टा कि R बराबर 2F होती है। R जहां वक्रता त्रिज्या है हमारा और F हमारा फोकस है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है आधी होती है, तो जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। तो 13 का सही आंसर आ गया क नंबर कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला है 14 नंबर सवाल, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है परवलयिक दर्पण। तो सोलर कुकर में जो हम व्यवहार करते हैं वो अवतल दर्पण। तो सही आंसर है 14 का क नंबर कि सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का व्यवहार करते हैं। अगला है 15 नंबर, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। हजामत मतलब दाढ़ी बनाने के लिए पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण, चौथा है अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण का। तो सही आंसर है 15 का कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए हजामत अर्थात दाढ़ी बनाने के लिए। तो 15 का सही आंसर आ गया ख नंबर। 15 का सही आंसर आ गया ख नंबर। अगला है 16 नंबर सवाल, समतल दर्पण में जो समतल दर्पण होते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, चाहे किसी भी सतह पर हमारा परावर्तन की क्रिया हो रही हो। अगला है ख नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही आंसर है हमारा ख नंबर। 16 का सही आंसर आ गया ख नंबर के आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगला है 17 नंबर सवाल, प्रकाश तरंग उदाहरण है। पहला ध्वनि तरंग का, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग का, तीसरा है पराबैंगनी तरंग का और चौथा है पराश्रव्य तरंग का। दोस्तों प्रकाश जो हमारा एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो हमारा वो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक भाग है। तो सही आंसर आ गया 17 का ख नंबर। सही आंसर आ गया 17 का ख नंबर। अगला है 18 नंबर सवाल, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है केवल समतल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए। दोस्तों परावर्तन का नियम हर सतह के लिए सत्य है। तो सही आंसर आ गया 18 का घ नंबर। तो सही आंसर आ गया 18 का घ नंबर कि सभी परावर्तक सतह के लिए। अगला है 19 नंबर सवाल, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा होता है। उसके सामने जो है दर्पण लगा होता है जिसको हम साइड मिरर कहते हैं ड्राइवर के बगल में। तो वो बोल रहा है कि अवतल होता है, दूसरा ऑप्शन है कि समतल होता है, तीसरा है कि उत्तल होता है, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है कि जो साइड मिरर के रूप में दर्पण उपयोग किया जाता है ड्राइवर के बगल में, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो सही आंसर हो गया 19 का ग नंबर। अगला है 20 नंबर सवाल, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होते हैं उसका परावर्तक सतह होता है। पहला ऑप्शन है हमारा उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है हमारा समतल और चौथा है अवतल और उत्तल दोनों। तो सही आंसर है हमारा इसका ख नंबर। सही आंसर है हमारा ख नंबर कि जो सर्च लाइट का दर्पण होता है वो अवतल होता है। अगला है 21 नंबर सवाल, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन सा स्थान पे रखा जाता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा भी होना चाहिए और आभासी भी रहना चाहिए। इसके लिए हम वस्तु को जो रखते हैं अवतल दर्पण में
वो फोकस के अंदर रखते हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम वस्तु को फोकस के अंदर रखते हैं अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बड़ा और आभासी होता है। तो बड़ा और आभासी होता है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा फोकस पर रखते हैं, दूसरा है फोकस के अंदर रखते हैं, तीसरा है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं, चौथा है वक्ता केंद्र पर। तो सही आंसर आ गया हमारा 21 का गो नंबर। 21 का गो नंबर, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। अगला है 22 नंबर सवाल। अगला है 22, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को देखिए, पहला परावर्तन कोण कहते हैं, दूसरा आपतन कोण कहते हैं, तीसरा क्रांति कोण कहते हैं और चौथा अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को आपतन कोण कहते हैं। सही आंसर है 22 का ख नंबर। अगला है 23, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो 23 का सही आंसर है क नंबर। अगला है 24 नंबर सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मिलीमीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 24 का क नंबर, कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही आंसर है 24 का क नंबर। सही आंसर है 24 का क नंबर। अगला है 25, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच रखी जाती है। उत्तल लेंस में वस्तु को जब फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में फोकस और लेंस के बीच रखेंगे, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये लेंस हो गया और ये लेंस का फोकस हो गया। जब इसके बीच वस्तु रखते हैं तो ये हमारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ जो हमारा प्रतिबिंब है काल्पनिक होता है, सीधा होता है और बड़ा होता है। तो देख लेते हैं, पहला काल्पनिक और सीधा होता है, सही आंसर है। काल्पनिक और उल्टा होता है, गलत है ये। तीसरा वास्तविक और उल्टा होता है, गलत है। वास्तविक और सीधा होता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर आ गया 25 का क नंबर, कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगला है 26, एक उत्तल लेंस पर उसके मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश की किरणें पड़ रही है। तो एक उत्तल लेंस है हमारा, इस पर जो है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश पड़ रही है, और दूसरी ओर प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीचों बीच एक पर्दा रखा जाता है। दूसरी ओर जो फोकस है और लेंस है उसके बीच, मतलब प्रकाशीय केंद्र जो है लेंस का, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, उसके बीच एक पर्दा रख दी, ये हमारा स्क्रीन है। तो कह रहा है तो पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा, पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा, और तीसरा है पर्दा किनारे पर अधिक प्रकाशित होगा, और चौथा है पर्दे का निचला भाग अधिक प्रकाशित होगा। तो दोस्तों बताना है कि सही आंसर इसमें कौन होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है कि हमारा प्रकाश जो आ रही है वो समांतर प्रकाश पुंज के रूप में आ रही है, जो कि हमारा ये प्रकाश फोकस पे जाकर के, ये प्रकाश जो है हमारा वो फोकस पे जाकर के फोकसित हो जाता। ये प्रकाश फोकसित होता है कहाँ पे? फोकस पे। तो ये जो भाग है इतना दूर का अधिक प्रकाशित होगा, जबकि ये ऊपरी भाग पर्दा का और नीचे भी ये सबसे निचला भाग पर्दा का कम प्रकाशित होगा। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है क नंबर में कि पूरा पर्दा समान रूप से प्रकाशित होगा, ये गलत है। पर्दा बीच में अधिक प्रकाशित होगा, तो ये जो बीच वाला भाग है हमारा पर्दा का ये अधिक प्रकाशित होगा। तो सही आंसर आ गया 26 का ख नंबर, कि पर्दा का बीच जो अधिक प्रकाशित होगा, पर्दा का जो बीच वाला भाग था ये बीच वाला भाग यहाँ पर अधिक प्रकाशित होगा, और ऊपरी भाग और सबसे निचली भाग कम प्रकाशित होगा। तो सही आंसर आ गया 26 का ख नंबर। अगला है 27 नंबर सवाल, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। दोस्तों फोकस हमारा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, फोकस दिया है 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता, तो क्षमता होती है लेंस की 1/f, लेकिन f किस में चाहिए? मीटर में। अगर आपको f सेंटीमीटर में दिया है तो आप लगाएंगे 100/f सेंटीमीटर। क्या लगाएंगे? 100/f सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में फोकस दिया है तो 100/f सेंटीमीटर में, अगर मीटर में दिया है तो 1/f मीटर में।
तो यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, तो इसलिए पावर जो हो गया लेंस का वो 100/f सेंटीमीटर। तो f सेंटीमीटर में कितना है 20, तो इतना डायप्टर हो गया। तो भाग दीजिए 5 से, 12 कट गया तो 5 डायप्टर आंसर आ गया। तो जो हमारा लेंस की शक्ति आ गई वो 5 डायप्टर। लेंस की शक्ति कितनी आ गई 5 डायप्टर। तो और ये जो हमारा लेंस है वो अवतल लेंस है, इसलिए माइनस में होगा क्योंकि इसका फोकस ही हमारा -20 सेंटीमीटर होगा। तो जब माइनस में 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये -5 डायप्टर आ जाएगा क्योंकि अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का फोकस निगेटिव होता है और उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है। तो -5 डायप्टर सही आंसर है। तो पहला ऑप्शन है 2 डायप्टर, दूसरा ऑप्शन है -2 डायप्टर, तीसरा है 5 डायप्टर और चौथा है -5 डायप्टर। सही आंसर आ गया घ नंबर। तो 27 का सही आंसर है घ नंबर। अगला है 28। एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, उसकी फोकस दूरी। दोस्तों इसी का सीधा रिवर्स उल्टा है। अभी तुरंत हम निकाल चुके हैं कि जो क्षमता है -5 डायप्टर है जब लेंस की फोकस दूरी कितनी है 20 है। जब लेंस की फोकस दूरी 20 है तो सही आंसर आ गया लेंस की जो फोकस दूरी होगी -20 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल लेंस है, यहाँ तो अवतल लेंस लिखा हुआ नहीं है, तो अवतल लेंस के फोकस को निगेटिव में व्यक्त करते हैं। तो -20 सेंटीमीटर हो गया। कितना आ गया -20 सेंटीमीटर, या इसको आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि P का वैल्यू है -5 डायप्टर। अभी तुरंत आपको बताया कि अगर हमारा सेंटीमीटर में ऑप्शन सारा का सारा ऑप्शन देख लीजिए, सारा ऑप्शन हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में निकालना है तो P बराबर क्या लगाएंगे 100/f सेंटीमीटर में। P बराबर क्या लगाएंगे 100/f सेंटीमीटर में। तो P का वैल्यू दिया हुआ है -5 डायप्टर बराबर 100 बराबर f सेंटीमीटर में। f किस में सेंटीमीटर में। तो काट दीजिए इससे 5 से 5 एक बार में, 5 से 120 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फोकस जो हो गया सेंटीमीटर में वो हो गया 20 सेंटीमीटर। फोकस जो आ गया सेंटीमीटर में -20 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये आ गया -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर सही आंसर आ गया। तो 28 का सही आंसर आ गया ख नंबर। अगला है 29। उत्तल लेंस के सामने एक बिंब मतलब वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। तो जो रखते हैं फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच तो प्रतिबिंब बनता है। तो बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे। ये तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि प्रकाशीय केंद्र जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है और इसका जो फोकस है लेंस के फोकस उसके बीच वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो वस्तु को रखेंगे तो सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब। तो सीधा, काल्पनिक और बड़ा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। पहला करा है काल्पनिक और आवर्धित। आवर्धित ही कहते हैं बड़ा प्रतिबिंब को, तो आवर्धित मतलब हुआ बड़ा प्रतिबिंब। तो सही आंसर यही हो गया कि काल्पनिक बनेगा और आवर्धित बनेगा। तो सही आंसर आ गया 29 का क नंबर। दूसरा है वास्तविक और आवर्धित, ये गलत है क्योंकि वास्तविक नहीं बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। तीसरा वास्तविक और छोटा, ये भी गलत है। चौथा काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक तो बनेगा लेकिन छोटा नहीं बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो सही आंसर आ गया 29 का क नंबर। अगला है 30 नंबर सवाल। दोस्तों आगे बढ़ने से बता दें, इस वीडियो पे हम आपसे कम से कम 1000 लाइक्स की उम्मीद करते हैं। आपसे कम से कम 1000 लाइक्स की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें एक नई मोटिवेशन देता है, एक नई वीडियो बनाने का। अगला है 30 नंबर सवाल। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, लेंस का जो प्रत्येक छोटा भाग है, पहला उत्तल दर्पण की तरह है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग उत्तल दर्पण की तरह है, दर्पण की तरह है, प्रिज्म की तरह है, लेंस की तरह है। का जो सही आंसर है हमारा वो है ग नंबर। तो सही आंसर है इसका ग नंबर कि प्रिज्म की तरह है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग कर देंगे वो पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है, प्रत्येक छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे तो वो हमारा एक प्रिज्म की तरह हो जाएगा। अगला है 31 नंबर सवाल। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक, उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। दोस्तों किसी लेंस में आपको बराबर आकार का प्रतिबिंब चाहिए और वास्तविक भी चाहिए, तो आपको जो रखना पड़ेगा 2f दूरी पर, मतलब फोकस के 2 गुना दूरी पर। लेंस से वस्तु को फोकस के 2 गुना दूरी पे रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है लेंस तथा उसके फोकस के बीच, ये गलत है।
दूसरा है फोकस पर, यह भी गलत है। तीसरा है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, तीसरा है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो सही आंसर आ गया हमारा ग नंबर कि वस्तु को जो रखेंगे फोकस से दोगुनी दूरी पर। अगला है 32, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस और लेंस के बीच रखते हैं, उत्तल लेंस है उसमें वस्तु को फोकस और लेंस, जो फोकस है और लेंस है उसके बीच रखते हैं। कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बनेगा और वो काल्पनिक होगा। तो पहला ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, सही आंसर है, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। दूसरा है काल्पनिक और उल्टा, गलत है। तीसरा है वास्तविक और उल्टा, ये भी गलत है। और चौथा है वास्तविक और सीधा, ये भी गलत है। तो सही आंसर आ गया 32 का क नंबर। क्वेश्चन है 33 नंबर, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यह होगा। दोस्तों लेंस की जो क्षमता दिया हुआ है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, कितना दिया है 5 डायोप्टर। तो जब लेंस की क्षमता धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो लेंस हमारा हो गया उत्तल। कैसा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। तो जो लेंस है हमारा वो उत्तल है। अब इसका फोकस हमको चाहिए। इसका जो शक्ति होती है P बराबर वो होती है 1/f, वो होती है 1/f। तो P हमारा दे दिया है कितना 5 डायोप्टर, तो बराबर हो गया 1/f। अब यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5f बराबर 1। यहाँ से फिर f निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 में 5 से, तो ये आ जाएगा 0.2 इतना मीटर। तो जो हमारा फोकस आ गया लेंस का वो 0.2 मीटर आ गया। तो जो फोकस आया लेंस का वो कितना आया 0.2 मीटर। तो सही आंसर आ गया, देख लीजिए कि हमारा उत्तल लेंस है और 0.2 मीटर फोकस का है। तो पहला ऑप्शन है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये गलत है। दूसरा है 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, उत्तल लेंस तो है लेकिन 0.2 मीटर फोकस दूरी का। अगला है 2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये भी गलत है। चौथा है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सही आंसर रह गया घ नंबर। तो 33 का सही आंसर आ गया घ नंबर। अगला है 34, जब कोई बीम अनंत पे रहता है, जब कोई बीम मतलब वस्तु अनंत पे रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका उत्तल लेंस द्वारा जो है वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा प्रतिबिंब होता है। तो पहला देखिए, और फोकस पे बनता है। तो जो पहला ऑप्शन है फोकस और लेंस के बीच, नहीं फोकस पे बनेगा। तब दूसरा है फोकस पर, सही आंसर है यही है कि उत्तल लेंस हमारा अनंत पे स्थित वस्तु का फोकस पे प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो सही आंसर आ गया 34 का ख नंबर, सही आंसर आ गया 34 का ख नंबर। अगला है 35, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकस के अंदर हो, या कहें फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो। तो पहला ऑप्शन है फोकस पे रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पे रहता है। तो सही आंसर आ गया ख नंबर कि फोकस के अंदर हो मतलब फोकस से कम दूरी पे हो। तो सही आंसर आ गया 35 का ख नंबर। अगला 36, समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण का विचलन कम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण की अपेक्षा। समान परिस्थितियों में प्रिज्म से गुजरने पर अधिक तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण का विचलन कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश किरण की अपेक्षा कम होती है। आप देख लीजिए, ये हम व्हाइट लाइट लेते हैं जो कि हमारा बहुत कम विचलन होता है, जबकि वायलेट का विचलन बहुत ज्यादा होता है। जबकि जो वायलेट है उसका विचलन बहुत ज्यादा है, वो प्रिज्म के आधार की ओर बहुत ज्यादा मुड़ जाती है। तो यही जो मुड़ने की घटना, इसी को हम प्रकाश का विचलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का विचलन। तो ये हमारा वायलेट है, ये रेड है। तो वायलेट को देखते हैं बहुत ज्यादा विचलन हो गया, जबकि रेड का ये दिशा था, रेड का विचलन बहुत कम होता है। तो सही आंसर आ गया कि जो अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है उसका विचलन कम होगा। तो सही आंसर आ गया कम होगा। तो सही आंसर आ गया 36 का ख नंबर की अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का विचलन कम होता है। जैसे आप प्रिज्म से जब गुजारते हैं तो रेड का विचलन कम होता है, जबकि वायलेट का विचलन अधिक होता है। तो रेड का विचलन कम, वायलेट का विचलन अधिक। विचलन मतलब अपने दिशा से प्रकाश किरण जितनी मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है, उसको विचलन कहते हैं। अगला, लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए। एक लेंस है हमारा, उसका आधा भाग जो है हम ये कागज से लपेट दिए,
इस आधे भाग को कागज से लपेट दिए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अभी पूरा ही प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो पूरा बनेगा, लेकिन जितनी तीव्रता जितनी प्रकाश पहले जा रही थी उसका आधा हो गया। अब तो प्रकाश इतना ही ऊपरी भाग से ही सिर्फ जाएगा लेंस का, तो जो तीव्रता है प्रतिबिंब का वो आधी हो जाएगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, नहीं प्रतिबिंब पूरा बनेगा, प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, ये भी गलत। कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा उसका तीव्रता कम हो जाएगी, चमक कम हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, यही तीव्रता कम हो जाएगी मतलब चमक कम हो जाएगी। तो सही आंसर आ गया 37 का घ नंबर, सही आंसर आ गया 37 का घ नंबर। अगला है 38, एक लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर है तो उसका नभ्यांतर मतलब फोकस होगा, तो फोकस दूरी बताना है कि क्या होगा। तो चूंकि लेंस की क्षमता जो हमारा 10 डायोप्टर है पॉजिटिव में, तो ये उत्तल लेंस हो गया और क्षमता 10 डायोप्टर दिया हुआ है। फोकस निकालना है मीटर में, तो P बराबर 1/f लगा देंगे। तो यहाँ पर P आपको दिया हुआ है 10 डायोप्टर, 10 डायोप्टर दिया है तो 1/f हो गया, 10 डायोप्टर बराबर 1/f। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 10f बराबर हो गया 1, तो यहाँ से आ गया हमारा f बराबर 1/10, यहाँ से आ गया f बराबर कितना 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। तो भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, कितना आ जाएगा 0.1 मीटर। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन है 0.1 मीटर, पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। तो 38 का सही आंसर आ गया क नंबर, 38 का सही आंसर आ गया क नंबर। अगला है 39 नंबर सवाल, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब मतलब वस्तु, काल्पनिक प्रतिबिंबता जब वस्तु फोकस के अंदर हो, जब वस्तु कहाँ हो फोकस के अंदर हो। तो सही आंसर आ गया ख नंबर, सही आंसर आ गया ख नंबर। अगला सवाल है हमारा 40 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, जो उत्तल लेंस है उसमें प्रतिबिंब, देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, इसमें बात करते हैं। पहला बराबर और सीधा, बराबर बनता है सीधा बनता है। दोस्तों बराबर जब होगा प्रतिबिंब का आकार तो वो हमारा वास्तविक भी हो सकता है, क्योंकि हम 2f डिस्टेंस पे जब रखेंगे वस्तु को उस समय भी बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सर्टेन रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि बराबर होगा तो वो हमारा सीधा ही होगा। दूसरा है बराबर और उल्टा, अभी आप देख लिए दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन करता है, तो ये दोनों सही है, मतलब ये दोनों संभव है। तो आप देखिए दोनों के एक साथ कि उल्टा और सीधा, तो उत्तल लेंस में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी बनता है, ये एकदम सही बात है कि उत्तल लेंस है तो उसमें उल्टा भी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा भी। अब बराबर बनेगा तो वो सीधा ही होगा, ये कोई सर्टेन नहीं, ये 100% फिक्स नहीं है कि बराबर होगा तो उल्टे होगा, और बराबर होगा तो सीधा होगा, ये भी 100% सही नहीं है। तो बराबर होगा तो उल्टा होगा, ये भी सर्टेन नहीं है, बराबर होगा तो सीधा होगा, ये भी 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि बराबर होगा तो उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो सकता है। लेकिन जो भी होगा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब या तो उल्टा होगा या तो सीधा, मतलब उत्तल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब और सीधा दोनों बना सकता है। अगला है 41 नंबर, मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में, जो मोटा लेंस है उसकी क्षमता जो होती है पतले लेंस से अधिक होती है, क्योंकि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम, ये जो फोकस होता है कम होता है, और जब पतला लेंस लेंगे, पतला लेंस उसकी फोकस बहुत अधिक होती है, क्योंकि उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होती है इसलिए फोकस अधिक होती है, तो क्षमता कम होती है। तो मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो पहला नगण्य होती है, गलत है, दूसरा कम होती है, गलत है, तीसरा अधिक होती है, सही है। तो 41 का सही आंसर आ गया ग नंबर, तो 41 का सही आंसर आ गया ग नंबर। आप हमें इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स दें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें एक मोटिवेशन देता एक नई वीडियो बनाने का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।